नमस्कार। टॉक्स विद रैशनल पुनियानी के इस चौथे एपिसोड में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और स्वागत के साथ साथ आप लोगों का बेहद शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। बहुत शौक से और बड़ी संख्या में आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं। हमारी जो बातचीत है फेसबुक पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगहों पे आप लोग देख रहे हैं, बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इन सवालों को यहाँ लेकर आए और फिर इस पर डिटेल में बात करें। पिछले वीडियो के कई कमेंट्स में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी, तो मैंने देखा और मैं जानता हूं कि डॉक्टर साहब ने एक किताब जो लिखी है वो डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति लिखी है। किताब पतली सी है, लेकिन जैसा कि दोहा कहता है कि देखन में छोटन लगे वार करे गंभीर, आरएसएस और अंबेडकर के रिश्ते पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। तो मैंने सोचा कि इस किताब के बहाने डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति पर प्रोफेसर पुनियानी क्या सोचते हैं उस पर डिटेल में बात की जाए। सर, स्वागत है इस शो में। धन्यवाद अशोक। तो सर, ये आपकी पतली सी किताब है अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति, फारोस मीडिया से ये प्रकाशित हुई है। तो सवाल तो यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर आपको ये किताब लिखने की क्या जरूरत महसूस हुई? जी देखिए, जब सांप्रदायिक राजनीति को समझने की मैंने कोशिश शुरू की तो उसमें सबसे पहला मुद्दा जो मेरे सामने ये आया था कि एक तरफ तो मुस्लिम विरोध बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा था और दूसरी तरफ मुस्लिम विरोध को स्पष्ट करने के लिए और प्राचीन मध्ययुगीन काल के इतिहास को एक भ्रमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए बाबरी मस्जिद को ढहाने की इनकी जो योजना थी वो 6 दिसंबर को ही क्यों हुई, वहां से मेरे दिमाग में सवाल खड़ा हुआ और वहां से ये बात स्पष्ट हो गई कि ये तो कोई भी और दिन चुन सकते थे, 6 दिसंबर को ही क्यों चुने। तो उसमें एक तरफ तो ये संदेश दे रहे थे कि ये मध्ययुगीन इतिहास, मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं पे अत्याचार किए, और दूसरी तरफ ये जो 6 दिसंबर का बहुत महत्वपूर्ण दिन है बाबा साहब के महान परिनिर्वाण दिवस का, उसमें ये दलितों को भी एक संदेश दे रहे थे कि ये दिन ज्यादा हम इसलिए याद रखें क्योंकि मुसलमान हिंदू समाज के दुश्मन हैं, तुम हिंदू समाज का भाग हो, तुम इसको बाबरी मस्जिद के ध्वंस के रूप में याद रखो। इसको मैं स्पष्ट कर दूं सर, एक बार क्या आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर 6 दिसंबर यानी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए चुना गया था, एक खास उद्देश्य से? ये संयोग नहीं था? मुझे इसमें कोई शक नहीं है, ये संयोग नहीं था। ये बहुत सारे दिन थे, पर 6 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएसएस के निर्माण की प्रक्रिया का सबसे मुख्य कारण, महत्वपूर्ण, बहुत सारे कारण है पर एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब 1920 के दशक में महाराष्ट्र में, विदर्भ में, नागपुर के क्षेत्र में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यानी जमींदार ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चल रहा था, जो जमींदारी के भी खिलाफ था, ब्राह्मणवाद के भी खिलाफ था। उसके बाद यहाँ के सवर्ण तबकों में एक बात उठी कि ये तो हमारा हिंदू समाज का जो अस्तित्व है, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की ऊंच नीच पे आधारित है, वो तो इससे हिल जाएगा। तो वहां से उन्होंने ये आरएसएस के बनने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो मैंने उसको जब जोड़ा इससे 6 दिसंबर को, तो ये स्पष्ट हो गया कि इनका उद्देश्य यही दिखता है कि एक तरफ तो मुस्लिम विरोध के नाम पे अपने आप को मजबूत किया जाए और दूसरी तरफ जो जाति का अनुक्रम, ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था है, उसको कोई चोट न पहुंचे, उसको एक नए परिष्कृत रूप में समाज में रखने की कोशिश। तो इसलिए एक तीर से दो शिकार, एक तरफ आप बाबरी मस्जिद तोड़कर संदेश दे रहे हैं, मध्ययुगीन इतिहास को भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये संदेश दे रहे हैं एक बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस का जो महत्व है, कि जो लकीर है, उसके सामने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के बजाय ये बाबरी मस्जिद के रूप में ज्यादा याद किया जाए। तो ये एक बहुत गहरा संदेश देने की उनकी कोशिश है और जो उनकी राजनीति का हमेशा भाग रहता है कि मूल्यों को सामने रखते रहो और एक प्रतीकात्मक रूप से काम करते रहो। तो ये उसका एक भाग मुझे लगा। लेकिन सर, इधर लगातार देखा जा रहा है और इधर क्या लंबा, अब तो लंबा वक्फा हो गया, कई मुझे लगता है कि 2-3 दशकों से लगातार डॉक्टर अंबेडकर को अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है
उनकी एक किताब है थॉट ऑन पाकिस्तान, और उस किताब के कुछ हिस्सों को लगातार कोट किया जा रहा है ये कहते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो मुसलमानों के बारे में ऐसा ऐसा लिख रहे थे, जिसको पढ़ते हुए लोगों को ये लगे कि डॉक्टर अंबेडकर तो सांप्रदायिक व्यक्ति थे, उसी तरह से सोच रहे थे जैसे आरएसएस सोच रहा था, और वो हिंदुत्ववादियों के साथ कहीं ना कहीं सेट हो सकते हैं। इस पर मैं आपने किताब में भी बहुत डिटेल में लिखा है, इस पर मैं आपकी थोड़ी विस्तार से राय जानना चाहूंगा। वैसे ये जो आपने किताब का सवाल उठाया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये बाबा साहब की बहुत महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। इसमें वो बता रहे थे कि एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता है, दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता है, और तीसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवाद है। इसमें उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रवाद की बहुत गहराई से आलोचना की, हिंदू राष्ट्रवाद की बहुत गहराई से आलोचना की, और भारतीय राष्ट्रवाद के पक्ष में अपने तर्कों को रखा। अब इनकी हिंदू राष्ट्रवादियों की चालाकी ये है कि जो मुस्लिम राष्ट्रवादियों के खिलाफ उन्होंने बात की, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, और उसके दूसरे पलड़े में जो है हिंदू राष्ट्रवाद की आलोचना जो उतनी ही गहरी है, उसको वो छुपा रहे हैं। तो जैसे कहते हैं वन साइडेड प्रोजेक्शन, यानी आप बात के एक, जब किसी बात को आधा आधा बताया जाता है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अगर इसको दोनों इसके पहलुओं को देखें तो बाबा साहब उसको बहुत, एक और वाक्य है जिसमें हिंदू राष्ट्रवादियों की पोल खुल जाती है। बाबा साहब ये निष्कर्ष पर आते हैं उस किताब में कि पाकिस्तान का बनना इस देश के लिए बहुत बड़ी शोकांतिका होगी। इट विल बी ग्रेट ट्रेजेडी, और खास तौर से ये यहाँ के दलित समाज के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत उनके ऊपर आघात होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान बना तो हिंदू राज बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी, जो हम आज जिसका खतरा महसूस कर रहे हैं। और ये यहाँ के दलितों के लिए और पिछड़े लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट है। उसमें यह भी कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की वकालत करते हुए अंबेडकर नजर आते हैं। हमने वो किताब पढ़ी है, उसमें कई जगह पर कई देशों का एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ। तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो नहीं सकती है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन वो एक थ्योरेटिकल बात है, एक वैचारिक बात है कि जहाँ तक भारत का संदर्भ है, आप देखिए भारत में जो मुसलमान है वो पूरे देश में पूरा बिखरा हुआ है। बंगाल हो, आसाम हो, दक्षिण भारत में थोड़ा है, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान, हर जगह है। और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, भारत में उस समय मुसलमान 25% थे, और जो रेड क्लिफ लाइन ने जो पाकिस्तान को डिफाइन किया, उसकी परिभाषा जो रखी, उसमें 13% मुसलमान उस एरिया में आते थे। अब कल्पना कीजिए बाकी 12% मुसलमान तो पूरे देश में फैला हुआ है। इसका ट्रांसफर होने की तो संभावना हो ही नहीं सकती। जैसे उस समय 40 करोड़ के लोग थे, करीब लोग थे, और उसमें आप अगर कल्पना करें तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़ी संख्या में मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की संभावना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बिल्कुल एक गलत तरीके से उसको सोचा जाता है। ये उन्होंने थ्योरेटिकल रूप से बता के देखा कि ऐसी, और उसमें निश्चित रूप से ये आएगा कि आप देश के जैसे भारत में उस समय जो मुसलमान थे, जहाँ तक पॉपुलेशन के ट्रांसफर का सवाल था, ये एक थ्योरेटिकल रूप से उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर आप मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो फिर पूरे मुसलमानों को वहाँ भेजना चाहिए। और वो इस बात से पूरे अवगत थे कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ असंभव है, क्योंकि जितने मुसलमान पाकिस्तान के क्षेत्र में आते थे उतने ही प्राय 13% पाकिस्तान के क्षेत्र में आते थे, और 12% मुसलमान पूरे भारत में बिखरे हुए थे। तो ये इसका कोई तो रियलिस्टिक, ये तो संभावना सोचने के ही परे है कि आप जैसे 40 करोड़ लोग उस समय रहे होंगे, तो उसमें आप इतने करोड़ों लोगों को उस क्षेत्र में भेजें, वो तो इसकी संभावना हो ही नहीं सकती। और इसको गहरी रूप से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या वजह है कि जिस अंबेडकर की आलोचना जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए तो भी आरएसएस ने जम के, इस पर थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप बताएं दर्शकों को। जब संविधान अपना बना उसकी भी आलोचना की गई कि इसकी जगह पर मनुस्मृति होना चाहिए, तो अचानक से क्या हो गया कि अंबेडकर से आरएसएस का प्रेम पैदा हो गया? देखिए, आरएसएस को अंबेडकर से कोई प्रेम नहीं है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर के नाम पर वो दलितों को अपने मातहत कर सकें।
तो इसलिए मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक संगठन बनाया था, सामाजिक समरसता मंच। अब सामाजिक समरसता मंच उनका जो है संगठन, वो दलितों के बीच में काम करने के लिए है। और ये सामाजिक समरसता मंच का उद्देश्य ये है कि दलितों के बीच में जाकर बताया जाए कि अलग-अलग जातियाँ हैं, जातियों में समन्वय पैदा करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बाबा साहब कहते हैं, जातियों का विनाश, यही एक संभावना है। उसके उलट उन्होंने सामाजिक समरसता मंच बनाया और दलित क्षेत्रों में काम करने की शुरुआत की। फिर दूसरी बात आप देखिए कि खास तौर से 1980 के बाद दलित विरोधी आंदोलन हुए गुजरात में, 1985 के बाद ओबीसी विरोधी आंदोलन हुए गुजरात में, और 1990 के बाद जब मंडल कमीशन लाया गया, तब ये एक पेंच में फंस गए। आरएसएस और उनकी विचारधारा और भाजपा पेंच में क्या फंस गए कि अगर आप मंडल कमीशन का विरोध करते हो तो एक बहुत बड़ा तबका आपके खिलाफ चला जाएगा। तो इसलिए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो इनके एक बड़े नेता थे, उन्होंने यही कहा, इन्होंने मंडल लाया तो उसके जवाब में हम कमंडल ले आए। यानी उन्होंने एक रेखा खींची है तो हम उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कमंडल लेकर आए। आज उनके सामने बाबा साहब को प्रतीक के रूप में स्वीकार करने का एक ही कारण है, और वो कारण है दलित समाज के बीच में अपनी पैठ को बनाना। जो मैं सवाल कर रहा था सर कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है और अंबेडकरवाद के कि प्रतिनिधित्व का मामला है, जैसे आरक्षण को भी हम ऐसे ही कहते हैं कि ये कोई गरीबी हटाओ नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। अगर इस मामले को हम देखें सर, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे वो दलित थे, जो अभी के राष्ट्रपति हमारे हैं वो आदिवासी हैं, महिला हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी हैं। मतलब अगर आज देखें तो जो सत्ता का केंद्र है उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है, अगर देखें तो शायद पहली बार ऐसा हुआ है। तो प्रतिनिधित्व तो है और उसके बावजूद ये नीतियां लागू हो रही हैं, तो क्या प्रतिनिधित्व के पूरे सिद्धांत पर कहीं से सवाल उठता है इससे? देखिए, मुझे लगता है कि इनके जो पहले जैसे रामनाथ कोविंद थे, तो इन्होंने दलित समाज के बीच में बहुत गहराई से काम किया है। ये बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग का एक भाग होता है कि आप उन कम्युनिटीज़ के बीच में जाके उनको अपनी तरफ आकृष्ट करो, कुछ उनकी तरफ रोटी के टुकड़े फेंको, और तीसरी तरफ से बताने की कोशिश करो कि हम आपके साथ हैं। अभी तो उसके भी आगे वो चले गए हैं। अभी उन समाजों के बीच में जाके ये सेवा के कार्य के माध्यम से भी उनके अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भारत में जो सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस है वो स्लो चली है, धीरे चली है, जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हुआ है। तो उन्होंने नई-नई स्ट्रैटेजीज से, इसमें एक तो हम सब जानते हैं एमएन श्रीनिवास की थ्योरी है संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन में क्या है कि जो जब सवर्ण लोग आकर दलितों के बीच में काम करते हैं तो उनको एक आकर्षण हो जाता है उनके प्रति। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग की बात मैंने कही, और तीसरा, दलितों के बीच में भी बहुत सारे अवसरवादी नेता आ जाते हैं जो व्यापक अंबेडकर के विचारों से उनको कोई लेना देना नहीं है, निजी आकांक्षा के कारण वो इसमें आ जाते हैं। जैसे आप जानेंगे, रामविलास पासवान थे, महाराष्ट्र के रामविलास, ये आठवले, रामदास आठवले, रामदास बीच अठावले। में रामदास आठवले, बीच में कुछ दिनों तक उदित राज भी इनके साथ आ गए थे। तो ये एक प्रक्रिया है। और चौथी प्रक्रिया जो उसमें है वो ये कि कुछ दलित लड़के लड़कियां ओबीसी, इनको बचपन से ये शाखा में आकृष्ट कर लेते हैं। और उसका एक उदाहरण आप देखिएगा कि भंवर मेघवंशी की एक किताब है, मैंने आरएसएस हाँ, क्यों मैं छोड़ी। कार सेवक था। जी, तो उसमें भी उन्होंने उससे ये स्पष्ट होता है कि दलित बस्तियों में इनका काम है, और अपने इसमें आकर शाखाओं में लाकर उनका एक प्रकार से ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया जाता है, उनका जो बौद्धिक भ्रष्टता उसमें लाई जाती है। कुछ लोगों को बाद में स्पष्ट हो जाती है, कुछ लोग उसमें रम जाते हैं। और तीसरा मैंने कहा, राजनीतिक अवसरवाद। राजनीतिक अवसरवाद भी एक कारण है। तो 4-5 चीज़ों से एक बात हमें मानना पड़ेगा अशोक, कि दलितों के बीच में इस प्रकार का काम आरएसएस ने बहुत मजबूती से किया है। और उसको आप अच्छा माने या बुरा माने, बाकी जो संगठन हैं, वामपंथी हैं या मध्य मार्गी संगठन हैं, उन्होंने दलितों के बीच में इतना काम नहीं किया है, और उसका ये परिणाम है। और अंत में, जैसे मैं रामनाथ कोविंद जी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रपति तो बने वो, और राष्ट्रपति बने तो आपको उनका बैकग्राउंड जानना चाहिए
कि वो एक आरएसएस के प्रचारक थे। बचपन से शाखाओं में जाते रहे होंगे। उन्होंने अपना जो घर था वो आरएसएस को दान कर दिया और आरएसएस ने भी उनको प्रमोट किया। पर आज तक आप देखिए उनके राष्ट्रपति के काल में दलितों पे जो अत्याचार हुए, जो बाकी कांड हुए, कभी उसमें उन्होंने अपनी ज़बान नहीं खोली। अब ये जो मुर्मू जी आई हैं, द्रौपदी मुर्मू, इनका देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक दलित के रूप में है या आरएसएस के विचारक के रूप में उस कुर्सी पर बैठते हैं, वो एक देखने वाली बात है। और मुझे लगता है ज़्यादातर ये आरएसएस में जा ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और उसमें क्या है, जो वैचारिक आंदोलन हुए हैं, वैचारिक आंदोलन में आरएसएस को टक्कर देने वाला ज़मीनी धरातल पर उतना बहुत बड़ा आंदोलन कोई नहीं हुआ, ये मेरी मान्यता है। और वो जो हमारे प्रगतिशील खेमों की यही एक असफलता रही है कि ज़मीनी तौर पर इस विचारधारा का मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से आंदोलन होने चाहिए थे छुआछूत के खिलाफ बाद में और समानता के लिए, उस पर उतना काम नहीं हुआ है। तो उसमें उनका वर्चस्व हो गया है और ऐसा लगता है कि वो इनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वो एक नाम के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, पर जहाँ तक विचारों का सवाल है, वो विचारों में पूरा-पूरा हिंदुत्व राजनीति के प्रतीक हैं। लेकिन सर ये तो ठीक है कि मान लिया कि जो प्रगतिशील ताकतें थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंबेडकरवादी जो ताकतें थी, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती काशीराम जी का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन के उभरा था। एक जमाने में नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन, महाराष्ट्र बल्कि हम कहें महाराष्ट्र में दलित मूवमेंट बहुत मजबूत मूवमेंट के रूप में उभरा था। लेकिन जहां दक्षिण में हम देखते हैं कि स्टालिन का मूवमेंट या द्रविड़ मूवमेंट जो है उसके पार अभी बीजेपी नहीं जा पा रही है, उसके सामने अपना असर नहीं बना पा रही है। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ऐसी जगहों पर जो दलित आंदोलन है वो क्यों नहीं मुकाबला कर पाए आरएसएस का, या कई बार तो उनके साथ चला गया, जैसे मायावती जी ने कई बार मिलकर सरकार बनवाई, या आपने वहां का नाम, महाराष्ट्र का नाम लिया ही, अठावले साहब लगातार मंत्री बने हुए हैं इनकी सरकार में। तो अंबेडकरवादी आंदोलन में क्या कमजोरी रह गई जिसकी वजह से वो मुकाबला नहीं कर पाया? प्रगतिशील आंदोलन पे तो बातें होती ही हैं। अब अंबेडकरवादी आंदोलन के भी बहुत सारे टुकड़े हो गए, बहुत सारे फैक्शंस हो गए। एक मैं आपको महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहूँगा कि आपने जब महाराष्ट्र के आंदोलन की बात की, वो थी दलित पैंथर आंदोलन। दलित पैंथर आंदोलन बहुत सक्रिय था, बहुत आक्रामक था और अपनी आवाज़ को सामने कर रहा था। उसमें उनके एक संस्थापकों में एक महान कवि थे नामदेव ढसाळ, नामदेव ढसाळ। और वो नामदेव ढसाळ कई कारणों से वो दक्षिणपंथी राजनीति से जा मिले। लिखते रहे बिल्कुल दलित अस्मिता के बारे में, जितना उन्होंने अच्छा लिखा है शायद कोई नहीं लिखेगा, पर निजी कारणों से या दूसरे कारणों से दक्षिणपंथी राजनीति की गोद में बैठ गए। तो उत्तर और दक्षिण में यही फर्क है। मुझे लगता है कि सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस जो दक्षिण भारत में हुई है वो काफी मजबूत है, जिसके कारण आरएसएस वहां उतनी पैठ नहीं जमा पा रही। और दक्षिण में एक और आप देखिए, पेरियार का जो आंदोलन था उसकी जो विरासत चली वो काफी मजबूत रही है, जबकि उत्तर भारत में ये काफी फ्रेगमेंट हो गया है। और अभी भी मैं कई दलित विचारकों का बहुत आदर करता हूँ जिन्होंने इन चीजों को रेखांकित किया है। और समाज में जो आंदोलन चलना चाहिए, वो दलित पैंथर का एक आंदोलन था, उसके पहले एक दादा साहब गायकवाड़ का भी आंदोलन महाराष्ट्र से चला था, वो भी आगे उसने भू सुधार की बात की। वो एक समय के बाद जाकर उसको भी कोऑप्ट कर लिया गया। नामदेव ढसाल जैसे लोगों को भी कोऑप्ट कर लिया गया, रामविलास पासवान और रामदास आठवले लोगों को भी ये कर लिया गया। तो उत्तर भारत में मुझे मुख्य रूप से लगता है इसको और गहराई से सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि जो अंबेडकरवादी आंदोलन और मजबूत होना चाहिए था, कम से कम दक्षिण में उसके अच्छे प्रतीक दिखे, उसके मुकाबले में ये टिक नहीं पाया और बहुत सारे खेमों में बट गया। अब ये तीसरी बात है कि ये अम्बेडकर जी की प्रतिभा इतनी बड़ी थी कि वो पूरे आंदोलन को अपने नेतृत्व में ला सके। और उसके बाद ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका वो कद हो कि इन विभिन्न लोगों को अपने छतरी में अपने इस प्रकार विचारधारा से जोड़ कर रखे। एक सब्जेक्टिव फैक्टर हो सकता है, पर ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो लगता है, जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस काफी कमजोर रही और जो प्रगतिशील आंदोलनों ने जितना काम करना चाहिए था
दलितों के बीच में वो नहीं हुआ है, वो उसका परिणाम मुझे दिखता है। एक थोड़ा अलग से सवाल पूछता हूं सर। आपने बताया था कि नागपुर में आपकी पढ़ाई हुई थी और मुझे लगता है कि भारत में राजनीतिक रूप से नागपुर से ज्यादा मजेदार शहर कोई नहीं है। एक तरफ बाबा साहब का स्मारक है वहां पर, दूसरी तरफ से आरएसएस का मुख्यालय है वहां पर, तीसरा आप चले जाएं कि कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बहुत अच्छा रहा है और निश्चित तौर पे एक जमाने में कांग्रेस का भी बड़ा शानदार आधार रहा है। तो एक शहर के जो इतने सारे चेहरे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें आपकी बात में मैं एक जोड़ दूं, महात्मा गांधी का जो आश्रम था वो नागपुर से वर्धा। एक घंटे की दूरी पे सेवाग्राम आश्रम। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से वो एक ज्योग्राफिकल सेंट्रलिटी है। अब इस तरफ तो पेशवा राज था और उसके बाद जो ये ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उसके कारण तो आरएसएस आया। फिर बाकी जो आंदोलन हुए, जैसे वामपंथियों के आंदोलन में वहाँ टेक्सटाइल्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जिसने वामपंथी आंदोलन को बहुत, वो वामपंथी आंदोलन की रीढ़ की हड्डी था। तीसरी तरफ उसके चारों तरफ वो जो आदिवासियों को बहुत बड़ा क्षेत्र है चंद्रपुर, तो वो नक्सलवाद का भी बना हुआ इलाका, बिल्कुल। नक्सलवाद का भी बना। तो ये मेरे ख्याल से नागपुर की वो विशेषता है, नागपुर भारत के केंद्र में रहने के कारण, और ये बहुत सारी विशेषताएं उससे जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण वहाँ आरएसएस का भी हेड ऑफिस है, बाबा साहब की भी वो दीक्षा भूमि यही है जहाँ उन्होंने धर्मांतरण किया, और महात्मा गांधी उससे 1 घंटा दूरी पे है। तो आखिरी सवाल सर आज का, इस किताब के शीर्षक पर ही लौटता हूं, अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति, और अंदर आपने एक सब चैप्टर भी दिया हुआ है, अंबेडकरवाद, अंबेडकर, हिंदुत्व राजनीति और आरएसएस करके आपने दिया हुआ है। तो अंबेडकर की पूरी विचारधारा को अगर बहुत शार्ट में आपको हिंदुत्व के बरक्स बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? जी, अंबेडकर की विचारधारा को दो वाक्यों में आप समराइज कर सकते हैं। एक कि यहाँ एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, ये उनका एक केंद्रीय वाक्य है। और वो सामाजिक समता को भी दर्शाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दर्शाता है, और वो सोशल डेमोक्रेसी की बात जो बहुत सारे लोग करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, सामाजिक बराबरी के बगैर राजनीतिक बराबरी नहीं हो सकती, एक वो। और दूसरा उनका जो वाक्य है कि यहाँ अगर पाकिस्तान बनेगा तो हिंदू राष्ट्र के बनने की का खतरा बढ़ जाएगा, और ये उसका जो अगला वाक्य है, ये मेरे लिए, ये हम दलितों के लिए सबसे एक खतरनाक चीज होगी। और तीसरी बात और जो मैं जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं। अब ये एक बहुत मजेदार किस्सा है कि बाबा साहब का अनुकरण करते करते गुजरात में उन्होंने बाबा साहब की किताब छापी, ये भाजपा के लोगों ने, और गलती से उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं उसमें डाल दी, और वो पूरी प्रतिज्ञाएं यहाँ के जो जिस हिंदू धर्म को, ब्राह्मणवादी धर्म को आरएसएस प्रोजेक्ट करता है, उसका पूरा विरोध में है। तो वो किताब को विड्रॉ किया गया। और एक बात और मुझे मजेदार याद आ गई, हमारे प्रधानमंत्री लेखक भी हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी कर्मयोगी। कर्मयोगी में उन्होंने कहा कि ये जो वाल्मीकि लोग हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, मेला ढोते हैं, ये काम आध्यात्मिक सुख के लिए करते हैं। अब ये किताब को विड्रॉ कर लिया गया है, उन्होंने, खैर उनके लेखक के रूप में तो अस्तित्व उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया, पर ये बात उन्होंने उस किताब में लिखी थी जो मेरे ख्याल से बाबा साहब के विचारों के सबसे विरोध में खड़ी। तो आज हमने बात की डॉक्टर साहब की किताब अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति की, और इसके बहाने अंबेडकर और आरएसएस के बीच में क्या रिश्ता बनता है, इस पर एक वाक्य के साथ ये बातचीत मैं खत्म करूंगा। जिस किताब खाटान पाकिस्तान पे बात होती है, उसके सबसे अंत में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के बारे में आश्चर्यजनक रूप से जिन्ना और सावरकर में मुझे समानता दिखाई देती है, कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। तो होता यह है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो उधर की आलोचना है उसको ले लिया जाता है, जो इधर की आलोचना है उसको काट दिया जाता है, जबकि सांप्रदायिकता की आलोचना का ही मतलब है कि चाहे वो हिंदू की सांप्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम की सांप्रदायिकता हो, चाहे ईसाई की सांप्रदायिकता हो, हर तरह के कट्टरपन और सांप्रदायिकता की तीखी से तीखी आलोचना की जाए, तभी उसको हम कह सकते
सकते हैं कि वो व्यक्ति सेकुलर है, और इस मामले में हम पाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी को भी बख्शा नहीं था। आगे भी हम लगातार ऐसी ही बातें करते रहेंगे। हर गुरुवार को ये हमारा शो आता है, टॉक्स विद रैशनल पुनियानी। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब, ज्वाइन, जो कुछ होता है वो सब कर लीजिए ताकि हम लोग लगातार काम करते रहें। थैंक यू सर, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। नमस्कार।